हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इस चैप्टर का? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना क्या होता है। अब एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना? कि मतलब कोई भी मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस जिसके ऊपर क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल सरफेस के ऊपर, उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। और ये जो फिनोमेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन क्या होती है कि उसको जो एनर्जी चाहिए तो उसको जस्ट बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और जो लाइट आ रही है उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हुआ क्या था कि मतलब जो आइंस्टाइन थे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझा। इन्होंने किस थ्योरी का यूज में लिया? प्लांक्स की थ्योरी का। क्या बोलते हैं प्लांक्स की थ्योरी की? जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है किसकी फॉर्म में? डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में। फिर से जो लाइट ट्रेवल करती है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। अब डिफरेंट पैकेट इसलिए अपन क्या बोल देते हैं कि डिस्क्रीट। फिर से क्या थी प्लांक्स की थ्योरी? कि लाइट जो ट्रेवल करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो ट्रेवल करती है डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, और सब डिफरेंट इसके ऊपर क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। तो इस थ्योरी का यूज में लेके आइंस्टाइन ने क्या करा था? इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को एक्सप्लेन करा था। और जो प्लांक्स ने बोला था कि वो जो एनर्जी होती है किसकी, हर एक फोटोन के पास वो एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? E = h। ये दिया था किसने? प्लांक्स ने। कि हर ये क्या है? एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट्स होते हैं किसके? एनर्जी के। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और डिफरेंट पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में चलती है तो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होते हैं तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स। इनकी जो एनर्जी होती है कितनी होती है? h न्यू, जहां पे h जो है वो क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये जो प्लांक की थ्योरी थी कि भाई जो लाइट ट्रेवल करती है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है। इसी को उन्होंने यूज में लेके एक्सप्लेन करा किसके फिनोमेना को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना। अब जो उनके था कंप्लीट फिनोमेना उनका, उसके कितने मेन पॉइंट्स है? 4 मेन पॉइंट्स है उनकी थ्योरी के। कौन कौन से 4 मेन पॉइंट है? फर्स्ट जो पॉइंट बताता है, मेन क्या बताता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है? इंटरेक्शन है। किस किस का इंटरेक्शन है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? मेन पॉइंट्स किनके? इनकी थ्योरी के। क्या था मेन पॉइंट? फर्स्ट क्या था कि ये जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या? इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है। किस किस का इंटरेक्शन है? एक तो बाहर से कौन आ रहा है? फोटोन, लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है? एनर्जी की फॉर्म में। और सेकंड क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो कहां पे बाउंड है? सरफेस के ऊपर। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होता है वो क्या होता है? इन दोनों का इंटरेक्शन होता है दो पार्टिकल्स का। एक क्या है? फोटोन, और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो सरफेस के ऊपर बाउंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्सेस लगते हैं, सरफेस फोर्स लगाते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देती है। तो उसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। यही आइंस्टाइन ने भी बोला, तो ये उनकी थ्योरी का ही पार्ट हो गया है। थर्ड उन्होंने क्या बोला कि जो फोटोन आ रहा है, लेट्स से कोई मेटल की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर। तो जो बाहर से लाइट आ रही है किसकी फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में। ये क्या है? फोटोन है। लाइट आई। अब ये जो लाइट आई और उसकी एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की जो एनर्जी होती है अभी अपन बात करें कितनी होती है? h न्यू। तो जब फोटोन किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है, तो अब उसकी जो टोटल एनर्जी है कितनी है? टोटल एनर्जी h न्यू। वो दो काम के लिए यूज में आती है। पहला क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना। तो एक तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला मतलब वो जो E = h न्यू जो एनर्जी है, ये क्या है? टोटल एनर्जी। इसने दो काम करे। एक तो क्या करा? उस इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाला। फ्री इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मतलब इसने एक तो क्या करा? वर्क फंक्शन दिया। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दी
दूसरा क्या करा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया उसके बाद उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो क्या करने लग गया, चलने लग गया। हो सकता है कोई फोटोन ऐसा है जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाए और चलने भी लग जाए, तो हो सकता है कि वो चल भी सकता है, तो उसको क्या मिल सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी मिल सकती है। अब ऑब्वियसली बात है, फोटोन आएगा अपने सारी एनर्जी उसको दे देगा इलेक्ट्रॉन को, तो अगर वो बाहर निकल गया, वो चलने लग गया, तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी और वही उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, जितनी उसको मिली वही उसकी मैक्सिमम है। तो और उसको क्या मिलती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बताता है कि जो फोटोन आ रहा है एनर्जी कितनी है उसकी, इक्वल टू एच म्यू। उसकी एनर्जी के दो यूज आए, पहला क्या यूज आया, उसने वर्क फंक्शन दिया, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। दूसरा क्या यूज आया कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आके चलने लग गया, मतलब उसको क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी। तो दो यूज में इसकी एनर्जी जो काम आती है। जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां चला गया, बाहर चला गया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब फोर्थ जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, मेन पॉइंट वो क्या है इनका, कि मतलब अगर एक सरफेस के ऊपर मान लो 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि लेस देन 1%, मतलब अगर 1000 अप्रॉक्स 1000 अगर फोटॉन्स आ रहे हैं मान लो, तो 1000 में से लेस देन 1% जो फोटॉन्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, उन्हीं के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। बाकी जो 99% से ज्यादा फोटॉन्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से बाहर निकाल सके। फिर से क्या है कि किसी सरफेस के ऊपर अगर 1000 में कितने भी अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स में से ओनली लेस देन 1% फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि उसको वो इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से बाहर निकाल सके। ठीक है। तो ये क्या लिखते हैं अपन इसके मेन पॉइंट की आइंस्टीन की थ्योरी के। अब यहाँ पे अगर अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे, जैसे मतलब एक एनर्जी है, लेकिन उसको वो दो पार्ट्स में यूज हो रही है, तो मतलब टोटल एनर्जी क्या थी, जो इंसिडेंट हुई और उसी को दोनों पार्ट्स में यूज करा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन होगा, मतलब उसको बाहर निकालने में, और उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली, उन दोनों का सब किसके इक्वल होगा, जो इनिशियल एनर्जी थी, और इनिशियल एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू एच। तो अगर अपन करें यहाँ पे कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल सकते हैं, इनिशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, फाइनल में इनिशियल एनर्जी कितनी आई थी, मान लो एक फोटोन आता है, उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इक्वल टू एच म्यू। तो ये एच म्यू जो है ये क्या है, इनिशियल एनर्जी। इसको अपन ने काम में लिया क्या करने के लिए, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, वर्क फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, W नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर आके उसको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी, तो वो चलने लग गया। तो अपन बोलते हैं कि बची हुई चीज ये किससे चली गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये वी क्या होती है, मैक्सिमम, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि जितनी एनर्जी थी सबकी सब तो दे दी, मतलब वर्क फंक्शन के बाद जितनी एनर्जी थी सब दे दी, और सब दे दी मतलब जो वेलोसिटी उसको मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये एक इक्वेशन हो गई अपने पास में, तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड अपन अब यहां से अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकल जाता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी इलेक्ट्रॉन को वो कितनी हो जाएगी, h म्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां से अपने को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकल जाती है। अब अपन बात करेंगे, मान लो कि एक फोटोन जो आ रहा है उसके पास इतनी ही एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल पाए, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाए। फिर से एक फोटोन आ रहा है, उसके पास इतनी ही एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, मतलब वर्क फंक्शन जितनी ही एनर्जी, वर्क फंक्शन के अलावा एनर्जी नहीं है। तो उस केस में तो व्हेन फोटोन हैव एनर्जी जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन, जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन, उस केस में क्या होगा कि उसकी एनर्जी कितनी, h म्यू, लेकिन वो वाली फ्रीक्वेंसी जो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको किसी से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h म्यू नॉट, ये क्या है, इनिशियल उसकी एनर्जी किसकी, फोटोन की, ये किसकी इक्वल है, अब उसने जस्ट बाहर निकाला, मतलब ये किसकी इक्वल होगी, वर्क फंक्शन की इक्वल होगी, वर्क फंक्शन मतलब W नॉट। इसको मैं डाल रहा हूं इक्वेशन नंबर, ये 1 थी, इसको डाल दो 2 और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे देखो अपन को क्या मिलेगी, W नॉट की वैल्यू मिलेगी कितनी, h म्यू नॉट। तो अपन W नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हैं कहां पे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं कहां पे, इक्वेशन 2 में। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम में है, वो कितनी हो जाती है, h म्यू नॉट, h म्यू माइनस
डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट किसी इक्वल एच म्यू नॉट के, तो एच म्यू नॉट, यहाँ से एच अगर कॉमन ले लो तो क्या निकल जाता है म्यू माइनस म्यू नॉट, और यही क्या निकल जाती है अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 4 है, इन्हीं दो इक्वेशन को क्या बोलते हैं आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, जो टोटल एनर्जी आ रही है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो, और यहाँ पर अगर अपन वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट करें तो उसके बाद जो इक्वेशन आती है कितनी आती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, इनको क्या बोलते हैं आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। अब ये जो दो इक्वेशन है इन्हीं हेल्प से आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसी की हेल्प से जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉस पढ़े थे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के, फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना के, उसको अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन से लॉस थे अपने, तो फर्स्ट जो लॉ था वो क्या था कि इंटेंसिटी, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि मतलब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। फर्स्ट क्या आ जाता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी के बेसिस के ऊपर कैसे आप इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को समझोगे। अब वहां पर अपन क्या देखते हैं कि अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो जो अपने को करंट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहना है, इन्होंने क्या बोला कि लाइट किसकी फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में। अब इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन जो आ रहे होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी क्या होंगे ज्यादा, क्योंकि इसीलिए तो क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा क्या होंगे फोटॉन, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देंगे, और ज्यादा फोटॉन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है वो क्या होगा ज्यादा, जो करंट बनेगा सर्किट के अंदर वो भी क्या हो जाएगा ज्यादा। तो ये एक्सप्लेनेशन था इसका आंशिक का, कि आप बोल रहे हो कि ज्यादा इंटेंसिटी है मतलब क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है, एक चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज क्या बोली थी उन्होंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं कि जो फोटोन आ रहे हैं, अब फोटोन जो आ रहा है बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, लेकिन अभी अपन ने क्या पढ़ा 9 पॉइंट्स के अंदर जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या देखा था कि लेस देन 1% ऑफ फोटोन्स के पास ही इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। इसका मतलब क्या है कि जो फोटॉन्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, उस कम फ्रीक्वेंसी से अगर उस लिमिटेड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के अगर फोटॉन आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अपन ने जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट था वो भी अपन ने किससे पढ़ लिया, आइंस्टाइन के फोटॉन्स के कांसेप्ट से। इसके बाद जो नेक्स्ट था, अब हम यहाँ पे देखो इंटेंसिटी की अगर बात करें कि इसका मतलब जो आपकी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि अभी अपन ने क्या बोला कि लेस देन 1% फोटॉन्स के पास ही इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। तो फोटॉन तो बहुत सारे आ रहे हैं ना, इसके अलावा जो 99% से ज्यादा बचे हुए वो भी तो आ रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी तो बहुत है अपने पास, लेकिन उन सब के पास इतनी एनर्जी नहीं है जिससे वो निकाल पाए, उतनी एनर्जी नहीं, मतलब इक्वल टू एच मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो मतलब जो होता है फोटोन कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो जो फोटोन आ रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था। तो मतलब वो जो सेकंड लॉ था उसको भी यहाँ प्रूव कर दिया कि जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ना कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट। काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट यहाँ पे क्या है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है h म्यू माइनस म्यू नॉट। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, म्यू के। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के बाद वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप क्या करते हो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करते जाते हो इंक्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है मतलब फोटोन की लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी एनर्जी, क्योंकि इक्वल टू एच, तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा। यहां पे और उस चीज को
पॉइंट था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये न्यू क्या है, ये जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और जबकि ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये अपन को पता है। अब मान लो कि एक फोटोन आता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, कम होती है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब ये फ्रीक्वेंसी कम है इससे, तो ये जो साइन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इसका मतलब अगर कोई एक ऐसा फोटोन आता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। इसका मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का फिनोमेना है वो हो रही है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। यही क्या था अपना सेकंड वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट, की मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। थर्ड क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, जो किसके साथ बढ़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा ही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, टाइम लेंथ का कांसेप्ट। तो अपन ने क्या देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज के अंदर कि जो टाइम लेंथ होता है, मतलब बाहर से लाइट आई, इलेक्ट्रॉन को मिली और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, वो टाइम कितना होता है, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम होता है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने कैसे समझाया उस चीज को कि यार ये देखो बस दो ही चीजों का फिनोमेना है जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था मेन पॉइंट का, कि एक सरफेस से एक फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो चला गया। तो दो ही बॉडी का कोलिजन हो रहा है, दो बॉडी का इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जिसको टाइम नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि मतलब इसमें टाइम लगने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि दो ही बॉडी का कोलिजन हो रहा है। कौन, एक जो बाहर से फोटोन आ रहा है और दूसरा को जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब दो बॉडी का कोलिजन होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो फटाफट लाइट आई, अब लाइट की स्पीड पता ही है अपन को, तो लाइट आई और बाहर निकल गया। तो इसलिए यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो रही है, बहुत फास्ट प्रोसेस हो रही है। किसकी फॉर्म में, फोटो और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की फॉर्म में। तो ये जो था क्या एक्सप्लेन करा आइंस्टाइन ने कि जो लॉज थे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के वो उन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करे। ये सब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट को अपन क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल बोल रहे हैं। क्यों बोला कि अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वहां से अपन क्या समझ सकते हैं कि जो लाइट है, लाइट रेडिएशन वो जब इंटरेक्शन करते हैं मैटर के साथ में, तब वो कैसे बिहेव करते हैं, एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं कि क्वांटा। कि वो जो लाइट के क्वांटा है वो छोटे छोटे क्वांटा, मतलब क्या होता है, एक अमाउंट, एक क्वांटिटी। तो वो जो छोटी छोटी एनर्जी की क्वांटिटी है, जिसके पास क्या है, अपनी एक एनर्जी है कितनी, h, और उसके पास एक क्या है, मोमेंटम कितना, h/c। तो इसीलिए इन पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, इन क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो जो फोटोन है वही क्या बोलते हैं अपन, उसका पार्टिकल नेचर। और ये जो पार्टिकल नेचर था लाइट का वो एक्चुअल में प्रूव भी हो गया बाद में 1924 के अंदर कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने। उनका जो एक्सपेरिमेंट था इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। क्या होता है उस एक्सपेरिमेंट में कि जो एक्स रे फोटॉन्स थे उनकी वेवलेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उनकी वेवलेंथ कब इंक्रीज हुई, जब एक्स रे फोटॉन्स को क्या करा, वो जब स्कैटर हो गए, किससे, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो वेवलेंथ का इंक्रीज हो जाना एक्स रे फोटॉन्स का, उसी फिनोमेना का अपन ने क्या बोला, कॉम्पटन इफेक्ट, जिसने प्रूव करा किसको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो इसलिए ये बोला गया कि जो लाइट होती है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तब वो कैसे बिहेव करती है, एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। उस पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन। तो कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं फोटॉन्स के। सबसे पहला क्या है कि व्हाइल इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर लाइट बिहेव्स एट इट वाज मेड ऑफ पार्टिकल। मतलब जब जो लाइट है वो किसके साथ बिहेव करती है, रेडिएशन किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैटर के साथ। तो वो कैसे बिहेव करते हैं कि वो जो लाइट है वो खुद भी क्या है, पार्टिकल है, और वो जो पार्टिकल है उन्हीं को अपन ने क्या बोला, फोटोन। और ये जो फोटोन होते हैं इनके पास क्या होती है, इनकी एनर्जी कितनी, h, और ऐसे इनके पास क्या होता है, इनका एक मोमेंटम कितना, h/c या फिर h/λ। ऑल फोटॉन्स ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी है सेम एनर्जी। मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी अगर मैं ले लेता हूँ तो उनके पास क्या होगी, सेम एनर्जी होगा, सेम मोमेंटम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दूँ तो जितने भी फोटोन है सबकी जो एनर्जी होगी वो क्या है, सेम। चाहे नंबर ऑफ फोटोन आप बहुत ज़्यादा कर दो तो उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी ओनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नेक्स्ट, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट डिफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोटोन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होते हैं ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। इन कॉलिजन
टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, मतलब जो फोटोन का जब कोलिजन होता है किससे, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हो सकता है टोटल नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट ना रहे, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, या फिर कोई नया फोटोन क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्या है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, मतलब किसी सरफेस के ऊपर अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ फोटोन उस पर यूनिट एरिया के अंदर उस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ फोटोन का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब आपने इंटेंसिटी ज़्यादा करी तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन उस सरफेस के ऊपर आगे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं फोटोन के बारे में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डजंट चेंज एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो जो चेंज होता है वो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज क्यों होती है, क्योंकि फोटोन की जो वेवलेंथ क्या थी वो चेंज हो गई। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। अब अपना ये फॉर्मूला है, इससे अपन वैल्यू पुट करें एम नोट, एम नोट का मतलब क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, m√1 - v²/c²। लेकिन अपन को फोटोन क्या है, लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, c, तो यहाँ पे मेरे को v की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, c। तो जब c²/c² क्या हो गया, 1 और 1 - 1 कितना आ जाता है, 0। इसका मतलब जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो कितना आता है, 0। तो फोटोन जो है वो ओनली कब एग्जिस्ट करता है, जब लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। मास ऑफ द फोटोन, अब मास ऑफ द फोटोन अपन लिख सकते हैं आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से, E = mc², ठीक है। ये आइंस्टीन ने दिया था और अब प्लांक ने क्या दिया था कि E = कितना होता है, h नहीं हो। तो जब दोनों को अपन रिलेट करें तो जो मास होता है फोटोन का वो कितना निकल जाता है, h/c²। नेक्स्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब लीनियर मोमेंटम वही P = क्या, mc, वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मोमेंटम कितना, h/c, ठीक है। तो इस टाइप से अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं किसकी, फोटोन की। ये कुछ नोट पॉइंट्स थे। अब अभी तक क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे अभी अपन ने क्या नेचर देखा लाइट का, पार्टिकल नेचर, कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना के अंदर, और अपन ने कहाँ पर देखा, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर भी ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिपेंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अगर अपन इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लाइट का कौन सा नेचर देखने को मिलता है, वेव नेचर। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तब लाइट का कौन सा नेचर देखने को मिलता है, पार्टिकल नेचर। अब इसका मतलब क्या है कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, डिपेंड होता है किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और जनरली बात करें कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो अब एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, अब कोई भी बात है, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, तो उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वेव नेचर से अच्छे से समझा जा सकता है या फिर पार्टिकल नेचर से अच्छे से समझा जा सकता है। उसी के बेसिस पे हम उसका क्या बोल देते हैं, नेचर, कि भाई ये पार्टिकल नेचर है या फिर वेव नेचर है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ कि हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट हमारी आंखों में आ रही है। अब आंखों के अंदर, आइज के अंदर क्या होता है, एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब लाइट जब आइज में एंटर हुई, आई के लेंस में एंटर हुई और उस लेंस ने उसको क्या करा, कन्वर्ट करा। तो यहाँ तक हम जो प्रोसेस है वो वेव नेचर से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि लाइट आई, लेंस ने उसको कन्वर्ट करा, तो वो हम समझ गए। लेकिन इमेज जो बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। क्योंकि रेटिना पे क्या होते हैं, रोड और कॉन्स। तो रोड और कॉन्स पे लाइट एब्जॉर्ब कैसे हो गई, तो वो जो फिनोमिना है वो हम किससे समझ पाते हैं, पार्टिकल नेचर से, कि उस टाइम पे लाइट कैसे बिहेव करी थी, पार्टिकल जैसे बिहेव करी थी। इसलिए रोड और कॉन्स जो थे रेटिना पे, उसने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो स्टार्टिंग की जो ट्रेवल वाली प्रोसेस थी वो अपन किससे समझ पाए, वेव नेचर से। और उसके बाद में जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस थी वो किससे समझ पाए, पार्टिकल नेचर से। तो अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट, सिंगल एक्सपेरिमेंट भी नहीं है जिसने सेम एक्सपेरिमेंट के अंदर वेव नेचर को भी एक्सप्लेन कर दिया और पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन कर दिया। बस ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लाइट के क्या होते हैं, दो नेचर, एक वेव और एक पार्टिकल। तो जब ये बोला गया कि जो रेडिएशन होता है, वेव होती है, उसके दो नेचर होते हैं, कौन कौन सा, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वो डिपेंड है कि कौन सा अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को समझने के ऊपर। पर अब बात क्या आती है कि 1924 के अंदर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, डी ब्रोय नाम के, उन्होंने एक अलग से अपनी हाइपोथेसिस दी। क्या नाम दिया उसका, कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि इन्होंने बोला कि जो मेटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके भी क्या होते हैं, डुअल नेचर होते हैं। मतलब ये जो मेटेरियल पार्टिकल है ये भी कैसे बिहेव करते हैं, एज ए वेव बिहेव करते हैं। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो लाइट है वो बिहेव करती है, रेडिएशन बिहेव करता है पार्टिकल के जैसे। अब इन्होंने क्या बोला कि जो पार्टिकल है वो भी कैसे बिहेव करेगा, वेव के जैसे बिहेव करेगा। क्यों बोला इन्होंने, तो इसकी क्या रीजन थे इनके ऐसे बोलने के, तो दो रीजन थे। पहला तो क्या है कि आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप। क्या है मास एनर्जी रिलेशनशिप, E = mc²।
उन्होंने ये बोला कि जो दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक तो एनर्जी और एक मास, यही दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, पूरी यूनिवर्स को क्या करती है, गवर्न करती है। तो उन्होंने बोला कि इस रिलेशनशिप से इन दोनों का क्या हो रहा है, बिल्कुल इक्विवेलेंट पुट हो रहा है, क्योंकि सी तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वो तो क्या है, कांस्टेंट, मतलब जो एनर्जी है वही क्या है, मैटर। तो इसका मतलब जो बिहेवियर किसका है, एनर्जी का, मतलब रेडिएशन का, वही किसका होना चाहिए, मैटर का, पार्टिकल्स का। तो फर्स्ट तो ये। सेकंड उन्होंने ये बोला कि जो नेचर है वो क्या है, लव सिमेट्री। लव सिमेट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेचर है सिमेट्री को लव करती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो वेव है वो कैसे बिहेव कर रही है, एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है, तो पार्टिकल भी कैसे बिहेव करना चाहिए, फिर वेव के जैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे हम एक चीज पढ़ चुके हैं मैक्सवेल रिलेशन में, वहां पे याद करो कि जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनाता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल उसी टाइप से कि अगर वेव बिहेव कर रही है एज ए पार्टिकल, मतलब पार्टिकल भी बिहेव करता होगा कैसे, एज ए वेव। ये उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा होता है। और जब पार्टिकल बिहेव करते हैं एज ए वेव, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉय वेव्स। और उनकी जो इक्वेशन थी वो कैसे उन्होंने दी, उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल है, लाइट के पार्टिकल कौन से, फोटॉन्स, तो उनका क्या एनर्जी का फॉर्मूला आता है, E=h न्यू। और ऐसे मास एनर्जी रिलेशनशिप से क्या निकलता है, E=mc²। दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करते हैं तो क्या आता है, h₈ न्यू किसको इक्वल होता है, c/λ। तो यहाँ से लैम्डा कितना निकल जाता है, h/mc h/p, क्योंकि mc क्या होता है आपका, मास इंटू स्पीड, और मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, मोमेंटम। तो ये अपना क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। रिलेशन किसके लिए निकला, लाइट के लिए। लाइट मतलब फोटोन। तो ये वाला जो रिलेशन निकल रहा है ये किसके लिए निकल रहा है, फोटोन के लिए निकल रहा है। तो डी ब्रॉय ने बोला कि ये फोटोन के लिए अगर वैलिड हो रहा है, इसका मतलब ये जितने भी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन, उनके साथ भी ये चीज फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन जो h/mc लिखते हैं, मतलब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ क्या कर देंगे उसको, λ=h/mv। v क्या हो जाएगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मान लो वो कितनी स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, तो उसकी वेवलेंथ यहाँ से निकलेगी। तो अब ये जो निकला इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है इसके कंक्लूजन क्या निकलते हैं कि वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी क्या होगी, कम, और मोमेंटम जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट क्या है, अगर v को 0 पुट कर दे, अगर यहाँ पे v को 0 पुट कर दे तो लैम्डा कितना निकल जाता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की वेव तभी उससे एसोसिएट होगी जब वो जो मेटेरियल पार्टिकल है वो किस में होगा, मोशन में होगा। जब वो रेस्ट में होगा तो उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल डोंट नीड चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज की तो बात ही नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल को वेव बनने के लिए चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसीलिए जो आपके डी ब्रॉय वेव है उनको किस नाम से जाना जाता है, मैटर वेव्स, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज अगर नहीं है तो भी वो कैसे बिहेव करेंगे, एज ए वेव। नेक्स्ट क्या है, डी ब्रॉय वेव कांट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर करने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्ज का ऑसिलेशन, और यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए डी ब्रॉय जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो डी ब्रॉय ने क्या बोला कि वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए वेव बिहेव करेगा। तो जो वेव के जैसे बिहेव करेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, वो उन्होंने कैसे कैलकुलेट करी कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो मास है वो कितना है, स्मॉल है, और जिसको जब अपन क्या करते हैं एक कैपिटल V पोटेंशियल से क्या करा उसको एक्सेलरेट, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, स्मॉल v। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जिस पोटेंशियल डिफरेंस से उसको क्या करा, एक्सेलरेट करा। तो अब वो किस में आ गया, एक्सेलरेशन में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिली, मैक्सिमम वेलोसिटी स्मॉल v। तो अब वेलोसिटी अब पहले किस में था, रेस्ट में, अब किस में आ गया, मोशन में। मोशन में अगर वो आ जाता है तो उसको क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 12mv²। और यहाँ पे अगर ऊपर नीचे में m से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m², और mv को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो m²v² तो क्या बोल सकते हैं, p²। मतलब वही मोमेंटम की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको अपन, काइनेटिक एनर्जी को। डिवाइड में क्या आएगा 2m, तो ये क्या हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कब मिली, जब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करा, वर्क डन करा। वर्क डन कितना होता है, E × V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना वर्क डन करा उतनी ही क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 को किसके इक्वल कट कर दिया, 2 के। तो क्या हो जाता है, K = P²/2m = EV। तो यहाँ से अपना मोमेंटम कितना निकल जाता है, √2m का या फिर √2 K किसके इक्वल है, EV के। तो K की जगह पे क्या लिख सकते हैं, EV।
तो ये तो क्या निकला मोमेंटम। अब डी ब्रोई ने अपनी वेवलेंथ जो दी थी वो कितनी दी थी, h/p। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और पी क्या है, मोमेंटम। और मोमेंटम में भी अपन ने निकाला तो वहाँ से अपन पुट करते हैं तो अपन को क्या मिल जाती है, वैल्यूज। अब h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, अब इसकी भी अपने पास वैल्यू है। 2 क्या है, कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी भी वैल्यू है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और V क्या है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। तो सबके अपने पास वैल्यूज है V को छोड़ के, क्योंकि V की जितने पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगी, उसकी वेवलेंथ। तो ओनली V के टर्म्स में निकाले तो तीनों की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। जब तीनों की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है, ठीक है। और यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 12.3 × 10⁻⁻10, और 10⁻⁻10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये निकल जाता है कितना, कि कोई इलेक्ट्रॉन जिसको क्या करा, V पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट करा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 12.3 डिवाइड बाय √V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये अपनी क्या निकल जाती है, वेवलेंथ किसकी, इलेक्ट्रॉन की। मतलब जो पार्टिकल है वो भी कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए वेव बिहेव कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।